नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेशन और एनी अदर प्रोसेस ऑफ डिटीरियरेशन। ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की ये एबिलिटी है, कंक्रीट की एक एबिलिटी है वेदरिंग एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेशन या कि किसी अदर अदर तरीके का डिटोरिएशन, किसी और तरीके का डिटोरिएशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। ड्यूरेबल कंक्रीट रिटेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, क्वालिटी एंड सर्विसिबिलिटी व्हेन एक्सपोज टू एनवायरनमेंट। जब ड्यूरेबल कंक्रीट को एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं तो अपना ओरिजिनल क्वालिटी, सर्विसिबिलिटी को रिटेन रखती है। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मटेरियल, सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी स्पेशली इन कंपैक्शन एंड क्यूरिंग, कवर कितना दिया गया है स्टील में वो, शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, क्यूरिंग एंड कंपैक्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल, एक्सटर्नल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की इन्फ्लुएंस्ड होती है इंटरनल फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से और इन्वायरमेंटल फैक्टर से। ठीक है। इंटरनल फैक्टर क्या, जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो पे, टाइप ऑफ बाइंडर कैसा है। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे क्यूरिंग कितनी की गई है, अर्ली एज क्यूरिंग, टेम्परेचर, हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट। ठीक है। अब बात करते हैं, ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्योरिंग, अर्ली एज, टेम्परेचर, हिस्ट्री ऑफ कंक्रीट। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, एब्रेशन, इरोजन, कैविटेशन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। केमिकल फैक्टर्स में आता है क्लोराइड, सल्फेट, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एसिडिक वाटर एक्सेट्रा। ठीक है। वॉल्यूम चेंज ऑफ कंक्रीट रिजल्ट्स इन क्रैक्स एंड दिस क्रैक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज की वजह से क्रैक्स होता है और इन क्रैक्स ये रिस्पॉन्सिबल है कंक्रीट के डिसइंटीग्रेशन के लिए। ठीक है। अब देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो का इम्पैक्ट ड्यूरेबिलिटी पे। हायर वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे, डिसइंटीग्रेशन होगा और कंक्रीट फेल कर जाएगा। ठीक है। हायर वाटर सीमेंट रेशियो इज द कॉज ऑफ हायर परमेबिलिटी, so to reduce disintegration of concrete, water cement ratio should be lowest to produce dense and impermeable concrete. higher water cement ratio की वजह से permeability हाई होगी, इस तो अगर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट उसकी वजह से ज़्यादा होगा। अगर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट को कम करना है तो आप वाटर सीमेंट रेशियो को लोएस्ट रखना होगा, और जिस ताकि जो कंक्रीट है वो इम्परमेबल और डेंस हो। ठीक है। ड्यूरेबल कंक्रीट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, टू मेक ड्यूरेबल कंक्रीट सीमेंट पेस्ट स्ट्रक्चर इज डेंस एंड ऑफ लो परमेबिलिटी। जो सीमेंट पेस्ट है वो डेंस होना चाहिए और लो परमेबिलिटी का होना चाहिए। ठीक है। क्योरिंग अच्छे से हुई होनी चाहिए कंक्रीट की, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट डन वेल, प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए कंक्रीट मिक्स की, प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स। ठीक है। और क्या होना चाहिए, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट वर्क टू बी वेल कंडक्टेड, अच्छे से कंपैक्शन किया जाना चाहिए कंक्रीट का, प्रॉपर कवर प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर कवर इन कंक्रीट विल प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम कोरोजन, जो कि कोरोजन से स्टील को बचाए। ठीक है। कंक्रीट इज मेड विद वेल ग्रेडेड एग्रीगेट दैट आर स्ट्रॉन्ग। कंक्रीट को वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से बनाया जाना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। अब बात करते हैं परमेबिलिटी की। इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री टू विच कंक्रीट परमिट्स गैसेस, लिक्विड्स और आयनिक स्पीसीज टू मूव थ्रू इट्स पोर स्ट्रक्चर। ये वो डिग्री है जितना कंक्रीट परमिट करती है गैसेस, लिक्विड्स और आयनिक स्पीसीज को अपने पोर स्ट्रक्चर से मूव करने के लिए। ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ड्यूरेबिलिटी। ये ड्यूरेबिलिटी के लिए परमेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हायर परमेबिलिटी इज यूजुअली कॉज्ड बाय हायर पोरोसिटी। हायर पोरोसिटी की वजह से हायर परमेबिलिटी होती है। प्रॉपर क्यूरिंग, सफिशिएंट सीमेंट, प्रॉपर कंपैक्शन एंड सुटेबल कंक्रीट कवर प्रोवाइड अलाउबल परमेबल कंक्रीट। प्रॉपर क्यूरिंग हो, सफिशिएंट सीमेंट हो, प्रॉपर कंपैक्शन हो और सुटेबल कंक्रीट कवर हो, और सुटेबल कंक्रीट कवर दिया जाए तो ये अलाउबल परमेबल कंक्रीट प्रोवाइड करती है। ठीक है। मतलब इम्परमेबल कंक्रीट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं सीमेंट की परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट। जेल पोर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट, बट द एक्सटेंट एंड साइज ऑफ कैपिलरी कैविटीज इज वन ऑफ द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द परमेबिलिटी ऑफ पेस्ट। जो जेल पोर्स होते हैं वो परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट पेस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन एक्सटेंट और साइज ऑफ जो कैपिलरी कैविटीज होती है वो मेन फैक्टर होता है परमेबिलिटी ऑफ पेस्ट के लिए। कैपिलरी कैविटीज रिजल्टिंग एट लो वाटर सीमेंट रेशियो विल गेट फिल्ड अप विद इन अ फ्यू डेज बाय द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट। जो कैपिलरी कैविटीज किसकी वजह से होती है, लो वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से होती है, और कुछ ही दिनों में हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से फिल्ड अप हो जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कंक्रीट की परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट विथ अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो एंड डिग्री ऑफ मैच्योरिटी शुड गिव अ लोअर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, लार्जर साइज ऑफ एग्रीगेट इंक्रीज द परमेबिलिटी कंसिडरेबली। ठीक है। कंक्रीट जो है एक गिवन वाटर सीमेंट रेशियो और डिग्री ऑफ मैच्योरिटी में
लोअर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होनी चाहिए कंक्रीट की, लेकिन लार्जर साइज ऑफ एग्रीगेट की वजह से कंक्रीट की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ परमेबिलिटी इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो क्रैक्स इन वीक ट्रांजिशन जोन एट अर्ली एज। परमेबिलिटी के बढ़ने की वजह होती है, एक वजह डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो क्रैक्स भी होती है, जो कि वीक ट्रांजिशन जोन में अर्ली एज में डेवलप हो जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट यूजिंग पोजोलोना हैज़ बीन रिपोर्टेड टू डिक्रीज द परमेबिलिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CSH जेल। हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग जो होती है कंक्रीट की, उसकी वजह से हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट यूजिंग पोजोलोना हैज़ बीन रिपोर्टेड टू डिक्रीज द परमेबिलिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CSH जेल। जो हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग करते हैं अपन कंक्रीट की पोजोलोना का यूज़ करके, उसकी वजह से कम परमेबिलिटी जो होती है कंक्रीट की वो डिक्रीज हो जाती है, जो कि कोर्सर CSH जेल की वजह से हुई थी। ठीक है, लोअर ड्राइंग सिंकेज, उसकी वजह से श्रिंकेज भी रिड्यूस होता है। एक्सेलरेटेड कन्वर्जन ऑफ CaOH होल टॉयज इनटू सीमेंटेड प्रोडक्ट। CaOH होल टॉयज का जो वो सीमेंटेड प्रोडक्ट, जो CaOH होल टॉयज है वो सीमेंटेड प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, जो CSH जेल होता है। ठीक है, एयर इंट्रेनमेंट अप टू 6% कैन मेक द कंक्रीट मोर इम्परवियस। अप टू 6% एयर इंट्रेनमेंट अगर करते हैं तो अपन तो कंक्रीट को इम्परवियस बना देता है। पोजोलोनिक मटेरियल आर यूज इन द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन टू रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। पोजोलोनिक मटेरियल के ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में यूज़ करके अपन परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रैक्स इन कंक्रीट। क्रैक इन कंक्रीट डेवलप ड्यू टू यूज़ ऑफ अनसाउंड मटेरियल। जो कंक्रीट में क्रैक होते हैं वो अनसाउंड मटेरियल को यूज़ करने की वजह से होते हैं, बैड वर्कमैनशिप की वजह से होते हैं, हाई वाटर सीमेंट रेशियो के यूज़ करने की वजह से होते हैं, बैड जॉइंटिंग टेक्निक की वजह से होते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग की वजह से होते हैं, थर्मल इफेक्ट की वजह से होते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से होते हैं, श्रिंकेज स्ट्रेस, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन और सल्फेट एक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो क्रैक इन कंक्रीट डेवलप ड्यू टू यूज ऑफ अनसाउंड मटेरियल, बैड वर्कमैनशिप, यूज ऑफ हाई वाटर सीमेंट रेशियो, बैड जॉइंटिंग टेक्निक, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, थर्मल इफेक्ट्स, हीट ऑफ हाइड्रेशन, श्रिंकेज स्ट्रेस, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन एंड सल्फेट एक्शन की वजह से कंक्रीट में क्रैक डेवलप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेटलमेंट क्रैक्स की। If there is any obstruction to uniform settlement due to reinforcement or large size of aggregate, then it creates some void of crack. Such type of crack is called settlement crack. ठीक है, अगर reinforcement के दौरान कोई भी obstruction आता है यूनिफॉर्म सेटलमेंट में, if there is any obstruction to uniform settlement reinforcement की वजह से, ठीक है, या कि लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट की वजह से सेटलमेंट करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तब उसकी वजह से कुछ वॉइड्स या कि कुछ क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे टाइप ऑफ क्रैक्स को सेटलमेंट क्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, दिस फिनोमेना जनरली ऑकर्ड इन ए डीप बीम एंड एट द चेंज ऑफ सेक्शन सच एज टेपर्ड कॉलम और टी बीम। ये फिनोमिनल जनरली डीप बीम्स या कि डीप बीम्स कहाँ पे, एट द चेंज ऑफ सेक्शन, डीप बीम्स में जहाँ पे सेक्शन में थोड़ा चेंज आता है, जैसे कि टैपर्ड कॉलम या कि टी बीम में जहाँ पे सेक्शन में थोड़ा चेंज आता है डीप बीम में, वहाँ पे ये फिनोमेना जनरली ऑकर होता है। टू अवॉइड दीज क्रैक्स कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड इन अ लेयर फॉर्म एंड कंपैक्टेड प्रॉपरली एंड बिल्डिंग अप अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ओवर देम। इस क्रैक को अवॉइड करने के लिए कंक्रीट को एक लेयर फॉर्म में प्लेस करना चाहिए और प्रॉपरली कंपैक्ट करना चाहिए और बिल्डिंग उस पर बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट डालना चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग अप लार्ज क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ओवर द बीम के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं श्रिंकेज की। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का। ठीक है, ड्यू टू श्रिंकेज माइनर क्रैक्स, माइक्रो क्रैक्स और द क्रैक्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड और आर डेवलप्ड ऑन द कंक्रीट सर्फेस। श्रिंकेज की वजह से माइनर क्रैक्स, माइक्रो क्रैक्स और क्रैक ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड के क्रैक्स डेवलप होते हैं कंक्रीट सर्फेस पे। ठीक है, देयर इज टू मेन फैक्टर्स गवर्निंग द श्रिंकेज आर टेम्परेचर एंड वाटर सीमेंट रेशियो। दो मेन फैक्टर जो कि श्रिंकेज को गवर्न करते हैं कौन कौन से, टेम्परेचर और वाटर सीमेंट रेशियो। रेट ऑफ श्रिंकेज डिक्रीजेज विद टाइम, द रेट ऑफ श्रिंकेज ओवर द टाइम डिक्रीज, मतलब डिक्रीज करने लगता है रेट ऑफ श्रिंकेज समय के साथ। ठीक है, श्रिंकेज ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ लोड। श्रिंकेज ऑकर हो सकता है बिना, अगर लोड नहीं है तो श्रिंकेज ऑकर हो सकता है, तो भी श्रिंकेज ऑकर हो सकता है। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर सीमेंट रेशियो के और सीमेंट कंटेंट के। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो एंड सीमेंट कंटेंट। अब देखते हैं कितने तरह के श्रिंकेज होते हैं, टाइप्स ऑफ श्रिंकेज। सबसे पहले ड्राइंग श्रिंकेज। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हार्डन्ड कंक्रीट इज कॉल्ड ड्राइंग श्रिंकेज। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में रिडक्शन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हार्डन्ड कंक्रीट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में रिडक्शन किसकी वजह से, जब पानी लॉस हो जाए हार्डन कंक्रीट से, उससे ड्राइंग श्रिंकेज होता है उसकी वजह से। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय परमेबिलिटी एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। ये परमेबिलिटी और वाटर सीमेंट ऑफ रेशियो ऑफ कंक्रीट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। दूसरी भाषा में इसको समझे तो द श्रिंकेज दैट टेक प्लेस आफ्टर द कंक्रीट हैज़ बीन सेट एंड हार्डन इज कॉल्ड ड्राइंग श्रिंकेज। वो श्रिंकेज जो कि कंक्रीट के सेट होने और हार्ड होने के बाद होता है, वो उस श्रिंकेज को ड्राइंग श्रिंकेज बोलते हैं। ठीक है,
ड्राइंग श्रिंकेज टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ड्राइंग श्रिंकेज जो होता है ओवर मतलब बहुत ही बाद में होता है अगर कंक्रीट लोअर ह्यूमिडिटी में हो तब। इन प्रैक्टिकल टर्म्स एट कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो ड्राइंग श्रिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट। अगर वाटर प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करें तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है तो ड्राइंग श्रिंकेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीमेंट कंटेंट के। ठीक है। दिस श्रिंकेज कॉजेज एन This shrinkage causes an increase in tensile stress which may lead to cracking, internal warping and external deflection before the concrete is subjected to any types of loading। इस shrinkage की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ता है जिसकी वजह से क्रैकिंग हो सकती है, इंटरनल वार्पिंग हो सकती है और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन हो सकता है बिफोर द कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू एनी टाइप्स ऑफ लोडिंग। जब मतलब कि क्रैकिंग इस श्रिंकेज की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से क्रैकिंग, इंटरनल वार्पिंग और एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन आ सकता है। और ये कब आ सकता है? जब कंक्रीट पे कोई लोड नहीं लगा है, किसी टाइप का लोड नहीं लगा तब पर आ सकता है। ठीक है, ये था ड्राइंग श्रिंकेज। अब बात करते हैं थर्मल श्रिंकेज की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मल कंट्रैक्शन। थर्मल श्रिंकेज को थर्मल कंट्रैक्शन भी बोलते हैं। कंक्रीट कैन बी सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम चेंज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। कंक्रीट में वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड अपॉन मिक्स ऑफ प्रोपोर्शन। जो कोफिशिएंट है थर्मल एक्सपेंशन को डिपेंड करता है प्रोपोर्शन के मिक्स पे। ठीक है। फिर बात करते हैं केमिकल श्रिंकेज या कि ऑटोजेनस श्रिंकेज की। केमिकल और ऑटोजेनस श्रिंकेज। इट इज़ द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पेस्ट विच ऑकर्स ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन। ये क्या है? ये जो सीमेंट पेस्ट है उसके वॉल्यूम का डिक्रीज है जो सीमेंट पेस्ट बना था ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग ऑफ वाटर एंड सीमेंट, जब सीमेंट हाइड्रेशन हो रहा था उसी के वॉल्यूम को डिक्रीज होना ही केमिकल श्रिंकेज या कि ऑटोजेनस श्रिंकेज है। ठीक है। फिर बात करते हैं प्लास्टिक श्रिंकेज की। प्लास्टिक श्रिंकेज ऑकर सून आफ्टर द कंक्रीट इज पोर्ड इन द फॉर्म वर्क व्हाइल कंक्रीट इज इन प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक श्रिंकेज तब होता है जब मतलब प्लास्टिक श्रिंकेज तुरंत बाद होता है जब कंक्रीट को फॉर्म वर्क में पोर्ड करें, फॉर्म वर्क में डालें। जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में होता है तब प्लास्टिक श्रिंकेज होता है। ठीक। इट इज़ ऑल्सो ऑकर्ड प्रायर टू फाइनल सेट एंड कॉज्ड बाय ब्लीडिंग। ये फाइनल सेट होने के पहले भी प्लास्टिक श्रिंकेज हो सकता है और ये ब्लीडिंग की वजह से होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोनेशन श्रिंकेज की। इट ऑकर्ड व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द हार्डन्ड कंक्रीट रिएक्ट्स विद कार्बन ऑक्साइड। कार्बोनेशन श्रिंकेज होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हार्डन्ड कंक्रीट में किससे रिएक्ट करे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। इट ऑकर्ड व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द हार्डन्ड कंक्रीट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। ड्राइंग श्रिंकेज टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड इफ कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ड्राइंग श्रिंकेज होती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर कंक्रीट लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रहे। ये अपन पीछे देखे हैं अभी ड्राइंग श्रिंकेज में। ठीक है। अभी अपन ने यहाँ पे ड्राइंग श्रिंकेज में पढ़ा। ड्राइंग श्रिंकेज टेक प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू लोअर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। अब बात करते हैं थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की। इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच टेम्परेचर चेंजेस विद इन द कंक्रीट मास। जो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है वो रिप्रेजेंट करता है रेट जिस रेट से टेम्परेचर चेंज होता है कंक्रीट मास में, उस रेट को थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी अपॉन सी इंटू रो। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट, रो क्या है? कंक्रीट डेंसिटी। तो डिफ्यूजिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड कंक्रीट डेंसिटी। ठीक है। फॉर कंक्रीट डिफ्यूजिबिलिटी जो होगा वो 0.002 से 0.006 मीटर स्क्वायर पर आवर होगा। फॉर कंक्रीट डिफ्यूजिबिलिटी इज 0.002 टू 0.006 मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है। अब बात करते हैं कंक्रीट जॉइंट्स की। ठीक है। कंक्रीट जॉइंट कितने तरह के होते हैं? कंस्ट्रक्शन जॉइंट, फंक्शनल जॉइंट एंड आइसोलेशन जॉइंट। फंक्शनल जॉइंट दो तरह के होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट एंड कंट्रैक्शन जॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट की। कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर द टेम्परेरी जॉइंट्स लेफ्ट बिटवीन सब्सिक्वेंट कंक्रीटिंग ऑपरेशंस। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है वो टेम्परेरी जॉइंट होता है जिसको छोड़ दिया जाता है कंक्रीटिंग ऑपरेशन के बाद। कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड एट द सर्फेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट ऑकर और वी कैन से इट इज़ मेड फॉर जॉइनिंग न्यू एंड ओल्ड कंक्रीट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो सिंपल भाषा में अपन बोलें तो वो पुराने जॉइंट्स और नए जॉइंट्स को जोड़ने के लिए ये जॉइंट्स दिया जाता है। ठीक है। इट इज़ मेड फॉर जॉइनिंग न्यू एंड ओल्ड कंक्रीट। दिस जॉइंट्स प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डेज वर्क और व्हेन द कंक्रीट प्लेसमेंट इज स्टॉप। ये जॉइंट मतलब कि दिन में काम खत्म होने के बाद दिया जाता है या तब दिया जाता है जब कंक्रीट का प्लेसमेंट रोक दिया जाए। फॉर अ लॉन्गर टाइम अगर रोका जाए कंक्रीट का प्लेसमेंट तब ये जॉइंट दिया जाता है ताकि अपन जब काम स्टार्ट करें तो नया जॉइंट जो है ओल्ड कंक्रीट से कनेक्ट हो जाए। ठीक है। लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी
प्री डिटरमाइंड। कंस्ट्रक्शन जॉइंट की लोकेशन प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए। फॉर द कॉलम इट विल बी अ फ्यू सेंटीमीटर 10 to 15 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम। जो जंक्शन है बीम का, कॉलम में जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट का लोकेशन है वो 10 से 15 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम होना चाहिए। फॉर बिलो फ्यू सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम, ठीक है। देयर विल बी स्पेसिंग ऑफ 18 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर। अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बीच की स्पेसिंग 18 मीटर होनी चाहिए एक दूसरे से, इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस जॉइंट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर्स बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टाई द कॉर्नर्स। ये जॉइंट्स कॉर्नर पे प्रोवाइड नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा इन कॉर्नर्स को बांधना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी सिचुएटेड दैट प्लेस वेयर, कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहाँ सिचुएटेड होना चाहिए जहाँ पे वो दूसरे मेंबर से सपोर्टेड रहे। इट इज सपोर्टेड बाय अनदर मेंबर्स। बेंडिंग मूवमेंट शियर फोर्स स्मॉल हो, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स इज स्मॉल, ठीक है। देयर इज दो तरह के कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं, बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड टंग एंड ग्रुप टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। ये बट टाइप कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड दिस इज बट टाइप डबल कंस्ट्रक्शन जॉइंट, दिस इज टंग एंड ग्रुप कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शनल जॉइंट की। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रोवाइडेड टू सिक्योर द कंक्रीट स्ट्रक्चर अगेंस्ट एक्सपेंशन, ट्विस्ट, कॉन्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। इस तरह के जॉइंट प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में ताकि कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सपेंशन, ट्विस्ट और कॉन्ट्रैक्शन से सेफ रहे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन जॉइंट की। ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चेंज देयर इज ऑकर एक्सपेंशन इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर। वॉल्यूमेट्रिक चेंज की वजह से कंक्रीट स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन होता है। दीज जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर अबव द टेम्परेचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कंक्रीट जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक्सपेंड जो हो रही है उसमें एक्सपेंशन अलाउ करने के लिए जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द मूवमेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन कंक्रीट। ये एक मूवमेंट टाइप ऑफ जॉइंट है कंक्रीट में, ठीक है। जो ओपन गैप होता है, ओपन गैप बिटवीन जॉइंट 2 से 2.5 सेंटीमीटर का गैप होता है बिटवीन जॉइंट्स, ठीक है। ओपन गैप बिटवीन जॉइंट वेरीज बिटवीन 2 to 2.5 सेंटीमीटर। अगर स्ट्रक्चर लेंथ 45 मीटर से ज़्यादा है तो एक या एक से ज़्यादा एक्सपेंशन जॉइंट अपन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इफ स्ट्रक्चर लेंथ इज मोर देन 45 मीटर देन 1 or more एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड वेयर ऑकर द चेंज इन थिकनेस एंड ऑल्सो एट द जंक्शन ऑफ वॉल। एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे थिकनेस में चेंज हो और जंक्शन ऑफ वॉल में भी प्रोवाइड करते हैं अपन एक्सपेंशन जॉइंट। अ डबल बार आर यूज्ड एट सुटेबल इंटरवल टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू एडजेसेंट स्लैब। डबल बार जो है सुटेबल इंटरवल में यूज़ किया जाता है ताकि मतलब कि डबल बार का यूज़ किया जाता है लोड को एक स्लैब से एडजेसेंट स्लैब में पहुंचाने के लिए, ठीक है। डबल बार यूज सुटेबल इंटरवल टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब, ठीक है। ये पूरा लेआउट दिया गया है। अब देखते हैं एज पर IS 3414/1968 रिकमेंडेड स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट की बात करते हैं एज पर IS 3414/1968। स्ट्रक्चरल एलिमेंट वॉल में स्पेसिंग कितना देंगे 30 मीटर, पारपेट्स छज्जाज और बालकनीज में 6 to 12 मीटर, थिन अनप्रोटेक्टेड स्लैब में 15 मीटर, फ्रेम में 30 मीटर स्पेसिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 3414/1968 RCC प्रोटेक्टेड ऑर्डिनरी रूफ स्लैब बाय लेयर्स ऑफ मड, पुष्का और अदर इंसुलेटिंग मीडिया इज अनफ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन 20 to 30 मीटर स्पेसिंग इज प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए स्पेसिंग है वॉल में 30 मीटर की स्पेसिंग, पारपेट छज्जाज में 6 to 12 मीटर स्पेसिंग, थिन अनप्रोटेक्टेड स्लैब में 15 मीटर की स्पेसिंग, फ्रेम में 30 मीटर की स्पेसिंग, ठीक है। IS 3414/1960 के अनुसार 1968 के अनुसार RCC प्रोटेक्टेड ऑर्डिनरी रूफ स्लैब जो है RCC प्रोटेक्टेड ऑर्डिनरी रूफ स्लैब बाय लेयर्स, जो कि RCC प्रोटेक्टेड ऑर्डिनरी रूफ स्लैब से किससे लेयर ऑफ मड पुष्का से या कि अदर इंसुलेटिंग मीडिया से इन अनफ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन, उसमें 20 से 30 मीटर स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे फॉर एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट की। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्रैक्स डेवलप ड्यू टू स्ट्रेस कॉज्ड बाय मॉइस्चर रिलेटेड कंक्रीट श्रिंकेज, थर्मल कंस्ट्रक्शन एंड टेम्परेचर वार्पिंग। जो क्रैक डेवलप होता है ड्यू टू स्ट्रेस जो कि मॉइस्चर रिलेटेड कंक्रीट श्रिंकेज की वजह से, थर्मल कंट्रैक्शन की वजह से, टेम्परेचर वर्किंग की वजह से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट दिया जाता है। इट इज ओरिएंटेड ट्रांसवर्सली दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो और लॉन्गिट्यूडनली दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। इसको ट्रांसवर्सली मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो के परपेंडिकुलर या कि लॉन्गिट्यूडनली मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो के पैरेलल लगाया जा सकता है। मतलब इसका जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को ट्रांसवर्सली या कि लॉन्गिट्यूडनली किसी भी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। According to IRC 15/1981, the maximum spacing of contraction joint is given in following table. अब contraction joint की maximum spacing देखते हैं। अनरीइंफोर्स स्लैब के लिए स्लैब थिकनेस जिसकी 10 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम स्पेसिंग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की 4.5 मीटर, अगर स्लैब थिकनेस 15 मीटर है तो 4.5 मीटर, स्लैब थिकनेस 20 मीटर है तो
मैक्सिमम स्पेसिंग 4.5 मीटर, तो मतलब अनरीइंफोर्स्ड स्लैब के लिए मैक्सिमम थिकनेस 4.5 मीटर, और रीइंफोर्स्ड स्लैब के लिए अगर मैक्सिमम थिकनेस, अगर स्लैब थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तो 7.5 मीटर रीइंफोर्स स्लैब के लिए। अगर स्लैब थिकनेस 15 सेंटीमीटर है तो 13 मीटर स्पेसिंग, अगर स्लैब थिकनेस 20 सेंटीमीटर है तो 40 मीटर स्पेसिंग, ठीक है। तो अनरीइंफोर्स स्लैब के लिए स्लैब थिकनेस 10, 15, 20 सेंटीमीटर कुछ भी हो, 4.5 मीटर स्पेसिंग, और रीइंफोर्स स्लैब के लिए अगर स्लैब थिकनेस 10 सेंटीमीटर है तो 7.5 मीटर स्पेसिंग, स्लैब थिकनेस 15 मीटर है तो स्लैब थिकनेस 15 सेंटीमीटर है तो 13 मीटर स्पेसिंग, स्लैब थिकनेस 20 सेंटीमीटर है तो 14 मीटर स्पेसिंग, ठीक है। तो ये था कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे जॉइंट की, जो है आइसोलेटेड जॉइंट। तो तीन तरह के जॉइंट अपन ने पढ़े थे, कौन कौन से? आइसोलेटेड जॉइंट, फंक्शनल जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट, फंक्शनल जॉइंट एंड आइसोलेटेड जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट में दो जॉइंट्स थे, एक्सपेंशन जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट, उसको अपन देख लिया। अब बात करेंगे आइसोलेटेड जॉइंट्स की, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके, आइसोलेटेड जॉइंट्स। These joints are provided where concrete floor meets the permanent structural elements such as wall, column, फाउंडेशन ब्लॉक, मशीन फाउंडेशन एक्सेट्रा। ये जॉइंट्स वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कंक्रीट फ्लोर परमानेंट स्ट्रक्चर से मिल रहा हो, परमानेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स मिल रहा हो। कौन से परमानेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट? जैसे कि वॉल कॉलम, फाउंडेशन, ब्लॉक्स, मशीन फाउंडेशन से मिल रहा हो जब कंक्रीट फ्लोर, तो वहाँ पे आइसोलेटेड जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आइसोलेटेड जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट की। ओके, सो थैंक यू सो मच।